नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। आदतें। ये वो अनदेखी ताकतें हैं जो आप माने या ना माने हमारे रोजमर्रा के जीवन को काफी हद तक चलाती हैं। बिल्कुल। और आज हम चार्ल्स डुहिग की किताब द पावर ऑफ हैबिट के कुछ खास हिस्सों पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, हमारा मकसद है ये समझना कि आखिर ये आदतें बनती कैसे हैं, हमारे दिमाग में इनका क्या चक्कर है, और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम इन्हें बदल सकते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्सर हमें लगता है कि हम बड़े सोच समझकर फैसले ले रहे हैं। लेकिन असल में शायद हम बस अपनी पुरानी जमी हुई आदतों के इशारों पर चल रहे होते हैं ना। हाँ, काफी हद तक। और डुहिग बताते हैं कि ये आदतें चाहे अच्छी हो या बुरी, एक बड़े ही सीधे साधे न्यूरोलॉजिकल लूप पर चलती हैं। अच्छा, वो क्या है? इसे कहते हैं हैबिट लूप या आदत का चक्र। इसमें 3 हिस्से होते हैं। पहला है संकेत या क्यू। संकेत मतलब कोई ट्रिगर, जैसे सुबह की कॉफी की महक। हाँ बिल्कुल, या फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज। ये कुछ भी हो सकता है, कोई जगह, दिन का समय, कोई भावना, दूसरे लोग, या ठीक पहले किया गया कोई काम। ओके, संकेत मिला। फिर आता है दूसरा हिस्सा, नियमित क्रिया या रूटीन। ये वो असल काम है जो हम संकेत मिलने पर करते हैं। शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक कुछ भी हो सकता है। जैसे कॉफी की महक आई, संकेत, तो कॉफी बना ली, रूटीन। एकदम सही। और तीसरा सबसे जरूरी हिस्सा है इनाम या रिवॉर्ड। ये वो फायदा है जो हमें रूटीन पूरा करने पर मिलता है। जैसे कॉफी पीने से मिलने वाली ताजगी या वो मजा। हाँ, और यही इनाम हमारे दिमाग को बताता है कि भाई ये जो पूरा लूप है ना, संकेत, रूटीन, इनाम, इसे याद रखो, ये काम का है, भविष्य में फिर करना। तो ये एक तरह का दिमागी शॉर्टकट बन जाता है। बिल्कुल। हमारा दिमाग हमेशा एनर्जी बचाने की कोशिश करता है। आदतें इसी का नतीजा है। दिमाग का एक गहरा पुराना हिस्सा है बेसल गैंग्लिया। आदतें यहीं स्टोर होती हैं। अच्छा, तो मतलब जब आदत वाला काम चल रहा होता है तो दिमाग का सोचने समझने वाला हिस्सा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो आराम कर सकता है। हाँ, वो लगभग सो जाता है। इसीलिए तो हम गाड़ी चलाते चलाते या दांत ब्रश करते करते कुछ और सोच सकते हैं। वो काम ऑटो पायलट पर चला जाता है। ये तो कमाल है। और आपने यूजीन वाली कहानी का जिक्र किया था किताब में, वो क्या था? हाँ, यूजीन का केस बड़ा दिलचस्प है। उसे वायरल एन्सेफेलाइटिस हुआ था, जिससे उसके दिमाग का वो हिस्सा खराब हो गया जो नई यादें बनाता है, हिपोकैम्पस। मतलब वो कुछ याद नहीं रख पाता था, कुछ मिनट पहले क्या हुआ वो भी नहीं। बिल्कुल। उसे ये भी याद नहीं रहता था कि उसकी पत्नी कौन है या उसकी उम्र क्या है। लेकिन उसके न्यूरोलॉजिस्ट ने देखा कि वो रोज सुबह लगभग एक ही समय पर घर से टहलने निकलता था और वापस भी आ जाता था, बिना याद रखे कि घर कहाँ है। ये कैसे मुमकिन हुआ? यही तो आदत की ताकत है। उसके घर के आसपास कुछ संकेत थे, शायद कोई खास पेड़, कोई रंगीन दरवाजा। रोज टहलते हुए उसके बेसल गैंग्लिया ने इन संकेतों और घर लौटने के रूटीन को जोड़ लिया था। इनाम था घर पहुंचने की जानी पहचानी भावना। अरे वाह, मतलब उसका चेतन मन भूल चुका था, पर उसका आदतों वाला दिमाग रास्ता जानता था। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आदतें याददाश्त से कितनी अलग और कितनी गहरी होती हैं। वे हमारे व्यवहार में बस जाती हैं। तो ये चक्र तो समझ आ गया, संकेत, रूटीन, इनाम। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी है आदत बनाने के लिए? क्योंकि हर काम जो हम करते हैं और जिसका इनाम मिलता है वो आदत तो नहीं बन जाता। एकदम सही सवाल। यहीं पर डुहिग एक और बहुत जरूरी चीज लाते हैं, इच्छा, तलब, या जिसे वो कहते हैं क्रेविंग। क्रेविंग मतलब उस इनाम को पाने की एक तीव्र इच्छा। हाँ, सिर्फ संकेत और इनाम काफी नहीं है। जब दिमाग उस इनाम की उम्मीद करने लगता है, जब उसे पहले से ही उस इनाम का एहसास होने लगता है, तब क्रेविंग पैदा होती है। और यही क्रेविंग है जो हैबिट लूप को चलाती है। अच्छा, तो दिमाग इनाम मिलने से पहले ही उत्साहित हो जाता है। हाँ बिल्कुल। न्यूरोसाइंटिस्ट ने बंदरों पर प्रयोग किए। जब बंदर को संकेत जैसे बत्ती जलना और फिर जूस, इनाम मिलता था, तो शुरू में उसके दिमाग में डोपामाइन, खुशी वाला केमिकल, जूस मिलने पर बढ़ता था। ठीक है, ये तो समझ आता है। लेकिन जैसे जैसे आदत पक्की होती गई, डोपामाइन का उछाल जूस मिलने पर नहीं बल्कि संकेत मिलते ही आने लगा। दिमाग इनाम की उम्मीद में ही खुश हो रहा था। यही क्रेविंग है। ये तो जबरदस्त है। तो क्या हम रोजमर्रा की चीजों में इसका उदाहरण देख सकते हैं? बिल्कुल। पेप्सोडेंट टूथपेस्ट की कहानी याद है।
20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में लोग ज्यादा ब्रश नहीं करते थे। हाँ, अजीब लगता है सोचने में। क्लॉड हॉपकिंस नाम के एक एडवर्टाइजिंग गुरु ने पेप्सोडेंट का प्रचार किया। उन्होंने एक संकेत दिया, दांतों पर महसूस होने वाली परत। वो परत जो खाने के बाद महसूस होती है? हाँ, और इनाम बताया, सुंदर चमकदार मुस्कान। लेकिन ये काफी नहीं था। तो फिर क्या काम किया? पेप्सोडेंट में कुछ ऐसे तत्व थे जैसे सिट्रिक एसिड और मिंट ऑयल, जो ब्रश करने पर मुंह में एक हल्की सी झंझनाहट, एक ताजगी का एहसास देते थे। अच्छा। लोगों को वो एहसास अच्छा लगने लगा, उन्हें उस झंझनाहट की क्रेविंग होने लगी। उन्हें लगता था कि जब तक वो झंझनाहट महसूस न हो तब तक दांत साफ ही नहीं हुए। और देखते ही देखते ब्रश करना एक राष्ट्रीय आदत बन गया। वाह, मतलब इनाम सिर्फ सुंदर मुस्कान नहीं बल्कि वो तात्कालिक एहसास बन गया जिसकी क्रेविंग थी। बिल्कुल, और फैब्रिस का उदाहरण भी यही दिखाता है, पर उल्टे तरीके से। हाँ, वो एयर फ्रेशनर, सुना है शुरू में वो बिल्कुल नहीं चला था। हाँ, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने उसे बनाया था गंध हटाने के लिए। संकेत था बुरी गंध, रूटीन फेब्रिस स्प्रे करना, इनाम गंध का गायब हो जाना। सुनने में तो ठीक लगता है, फिर दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि गंध गायब होने का कोई खास एहसास नहीं था, कोई मजबूत इनाम नहीं था जिसकी क्रेविंग पैदा हो। और अक्सर जिन लोगों के घरों में ज्यादा गंध होती है, उन्हें उसकी आदत पड़ जाती है, वो उसे नोटिस ही नहीं करते, तो संकेत भी गायब। ओह, तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिसर्च की। एक महिला के घर गए जो बहुत साफ सफाई रखती थी। वो हर कमरा साफ करने के बाद अंत में फेब्रिस स्प्रे करती थी और मुस्कुराती थी। क्यों? गंध तो थी नहीं। उसने कहा कि ये उसके सफाई रूटीन को पूरा करने का एक अच्छा तरीका है, एक तरह का छोटा सा जश्न। यहीं से उन्हें आइडिया आया। क्या? उन्होंने फैब्रिस की मार्केटिंग बदल दी। अब ये गंध हटाने वाला नहीं, बल्कि सफाई रूटीन के अंत में इस्तेमाल करने वाला फिनिशिंग टच बन गया। उन्होंने उसमें अच्छी खुशबू डाली। अच्छा, तो अब संकेत क्या था? संकेत बन गया सफाई का काम पूरा होना, रूटीन फैब्रिस स्प्रे करना, और इनाम एक ताज़ी सुखद खुशबू और सफाई पूरी होने की संतुष्टि। और लोगों में उस संतुष्टि और खुशबू की क्रेविंग पैदा हो गई। बिल्कुल। अब फेब्रिस उन लोगों के लिए था जो साफ सफाई पसंद करते थे, ना कि जिनके घर गंदे थे। और प्रोडक्ट चल पड़ा। ये दिखाता है कि क्रेविंग कितनी जरूरी है। ये तो कमाल है। मतलब आदतें बनाने या बदलने के लिए हमें उस क्रेविंग को समझना होगा। अब कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं जो ज्यादा असरदार होती हैं। आपने कीस्टोन हैबिट्स का जिक्र किया था, ये क्या है? हाँ, कीस्टोन आदतें, ये वो आदतें हैं जिन्हें बदलने से आपकी जिंदगी में एक तरह का सकारात्मक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। दूसरी अच्छी आदतें अपने आप पनपने लगती हैं। जैसे कोई मास्टर चाबी जो कई ताले खोल दे। बिल्कुल सही उपमा है। ये छोटी जीत, स्मॉल विन्स की तरह काम करती हैं। जब आप एक कीस्टोन आदत बदलते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, मैं बदलाव ला सकता हूँ। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और फिर आप दूसरी चीजें भी बदलने लगते हैं। इसका कोई उदाहरण है किताब में? हाँ, लिसा एलन की कहानी बहुत प्रभावशाली है। वो 34 साल की थी, भारी कर्ज में डूबी, मोटापे से परेशान, सालों से रोज एक पैकेट सिगरेट पीती थी और कोई नौकरी टिकती नहीं थी। काफी मुश्किल हालात थे। उसने काहिरा की यात्रा की थी जहां उसका पति उसे छोड़कर चला गया। वो बहुत दुखी और अकेली थी। एक दिन रेगिस्तान में टैक्सी में जाते हुए उसे अचानक लगा कि उसे कुछ बदलना होगा। उसने तय किया कि वो अगले साल सहारा रेगिस्तान में ट्रैकिंग पर जाएगी। अरे वाह, ये तो बड़ा लक्ष्य था। हाँ, और उसे पता था कि इसके लिए उसे सिगरेट छोड़नी पड़ेगी। बस यही एक लक्ष्य उसने तय किया, सिगरेट छोड़ना। तो सिगरेट छोड़ना उसकी कीस्टोन आदत बनी। हाँ, उसे छोड़ने के लिए उसने जॉगिंग शुरू की। जॉगिंग से उसका खान पान सुधरा क्योंकि उसे दौड़ने के लिए एनर्जी चाहिए थी। नींद बेहतर हुई, काम पर ध्यान ज्यादा लगने लगा। उसने पैसे बचाने के तरीके सीखे। मतलब सिर्फ एक आदत बदलने से इतनी सारी चीजें बदल गई। हाँ, 1 साल के अंदर उसने ट्रैकिंग पूरी की, कर्ज चुका दिया, वजन कम कर लिया, एक नया रिश्ता शुरू किया और एक अच्छी नौकरी पाली। सिगरेट छोड़ना वो पहली डोमिनो थी जिसने बाकी सबको गिरा दिया। ये तो अविश्वसनीय है। क्या कंपनियों या संगठनों में भी ऐसा होता है? बिल्कुल। अल्कोआ का उदाहरण लीजिए, जो एक बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी है। 1987 में पॉल ओनील सीईओ बने। अपनी पहली मीटिंग में उन्होंने मुनाफे या टैक्स की बात नहीं की। तो फिर किस चीज की बात की? उन्होंने कहा, मैं अल्कोआ को अमेरिका की सबसे सुरक्षित कंपनी बनाना चाहता हूँ, शून्य चोटें। निवेशक तो चौंक गए होंगे। सुरक्षा, मुनाफे की बात कौन करेगा? हाँ, सब हैरान थे। कईयों ने सोचा कि ये आदमी पागल है,
लेकिन ओनील अड़े रहे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होगी। अगर हमें सुरक्षा सुधारने के लिए उत्पादन प्रक्रिया बदलनी पड़े तो हम बदलेंगे। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा अभूतपूर्व था। सुरक्षा पर फोकस करने के लिए मैनेजर्स और कर्मचारियों को साथ मिलकर काम करना पड़ा। उन्हें समझना पड़ा कि उत्पादन प्रक्रिया कैसे काम करती है, कहाँ गड़बड़ होती है। अच्छा। कर्मचारियों को सुझाव देने के अधिकार दिए गए। जब एक यूनिट में सुरक्षा सुधरी तो दूसरी यूनिट्स ने भी वही तरीके अपनाए। कम्युनिकेशन बेहतर हुआ, गलतियां जल्दी पकड़ी जाने लगीं। तो मतलब सुरक्षा सुधारने के चक्कर में पूरी कंपनी की कार्यप्रणाली सुधर गई। बिल्कुल। जब प्रक्रिया सुधरी तो लागत कम हुई, गुणवत्ता बढ़ी, उत्पादकता बढ़ी और ओनील के कार्यकाल के अंत तक एल्कोआ का मुनाफा उनके आने के समय से 5 गुना ज्यादा था और वो दुनिया की सबसे सुरक्षित कंपनियों में से एक बन चुकी थी। वाह, तो कर्मचारी सुरक्षा यहाँ पर कीस्टोन आदत थी। हाँ, इसने पूरे संगठन की आदतों को बदल दिया। ये दिखाता है कि सही कीस्टोन आदत को चुनना कितना शक्तिशाली हो सकता है। छोटी जीतें बड़े बदलाव लाती हैं। माइकल फेल्प्स का भी उदाहरण है शायद, महान तैराक। हाँ, उनके कोच बॉब बोमन ने भी कीस्टोन आदतों का इस्तेमाल किया। फेल्प्स किशोर अवस्था में बहुत भावुक थे, अक्सर गुस्सा हो जाते थे। बोमन ने उन्हें सिखाया कि रेस से पहले और रेस के दौरान कुछ खास रूटीन पर ध्यान दें। जैसे रेस से पहले संगीत सुनना, स्ट्रेचिंग का एक खास क्रम और सबसे जरूरी सोने से पहले और सुबह उठकर अपनी आदर्श रेस का मानसिक वीडियो चलाना, हर बारीकी सोचना। अच्छा, विजुअलाइजेशन। हाँ, ये रूटीन उनकी कीस्टोन आदतें बन गईं। जब कभी तनाव होता या कुछ गड़बड़ होती तो वो बस इन रूटीनों पर ध्यान लगाते। इससे उन्हें शांति मिलती, फोकस बढ़ता और बाकी सब चीजें, खान-पान, ट्रेनिंग, नींद, अपने आप सही रास्ते पर आ जाती थीं। तो ये कीस्टोन आदतें ढूंढना और उन पर काम करना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए किसी को अपनी कोई बुरी आदत बदलनी है, जैसे रोज शाम को जंक फूड खाना है। इसका तरीका क्या है? क्या हम आदत को मिटा सकते हैं? ये एक बहुत दिलचस्प बात है जो डुहिग बताते हैं। आप आदतों को मिटा नहीं सकते, वो न्यूरोलॉजिकल रास्ते हमेशा के लिए बन जाते हैं। अरे, तो ये बदलाव कैसे होगा? यहीं पर आता है आदत बदलने का सुनहरा नियम, द गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज। नियम ये है, आप पुरानी आदत को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे बदल सकते हैं। बदल सकते हैं कैसे? आपको संकेत वही रखना है, इनाम भी वही रखना है, बस बीच की कड़ी नियमित क्रिया को बदल देना है। अच्छा, मतलब अगर शाम को बोरियत संकेत महसूस होती है और जंक फूड खाने से मजा या राहत इनाम मिलती है, तो बोरियत महसूस होने पर जंक फूड रूटीन खाने की बजाय कुछ और करना है जिससे वही इनाम मिले। बिल्कुल, शायद दोस्त को फोन करना, थोड़ी देर टहलना या कोई शौक पूरा करना। आपको एक नया रूटीन डालना होगा जो उसी संकेत से शुरू हो और वैसा ही इनाम दे। ये तो बड़ा प्रैक्टिकल तरीका लगता है। हाँ, टोनी डंगी जो एक सफल NFL कोच बने, उन्होंने अपनी टीम के साथ यही किया। वो जानते थे कि मैच के तनाव में खिलाड़ी सोच समझकर नहीं खेल सकते, वो अपनी आदतों पर ही निर्भर करते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खिलाड़ियों को सिखाया कि पुराने संकेतों जैसे विरोधी टीम की कोई खास चाल पर नई, ज्यादा प्रभावी रूटीन कैसे दें। उन्होंने रटवा दिया, संकेत वही, इनाम मैच जीतना वही, बस बीच का रूटीन बदल दिया ताकि वो बिना सोचे समझे सही काम करें। हाँ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। लोग AA में क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें शराब पीने की तलब होती है, संकेत होता है। और शराब पीने से उन्हें शायद तनाव से मुक्ति या अकेलापन दूर होने जैसा इनाम महसूस होता है। हाँ, बिल्कुल। AA इस लूप को समझता है। वो संकेत और इनाम को नहीं बदलता, वो तलब लगने पर शराब पीने रूटीन की जगह एक नया रूटीन देता है। जैसे मीटिंग में जाना। हाँ, मीटिंग में जाना, अपने स्पॉन्सर, एक अनुभवी सदस्य जो मदद करता है, से बात करना, अपने भावनाएं साझा करना। ये नई रूटीन भी व्यक्ति को राहत, साथ और अपनेपन का इनाम देती है जो वो पहले शराब में ढूंढ रहा था। तो धीरे धीरे नया रूटीन पुराने की जगह ले लेता है। बिल्कुल। और इसमें एक और तत्व जोड़ता है, विश्वास। वो बाद में बात करेंगे, लेकिन एक और उदाहरण है नाखून चबाने जैसी आदतों का। हाँ, ये तो बहुत आम है। इसके लिए एक तकनीक है हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग। इसमें पहला कदम है जागरूकता प्रशिक्षण, अवेयरनेस ट्रेनिंग। मतलब पहचानना कि आप नाखून कब चबाते हैं, संकेत क्या है। अक्सर ये बोरियत या तनाव होता है। ठीक है, पहचान लिया। फिर आता है प्रतिस्पर्धी प्रतिक्रिया, कंपीटिंग रिस्पॉन्स।
जैसे ही वो संकेत महसूस हो और नाखून चबाने की इच्छा हो, आप तुरंत कोई ऐसा काम करें जो नाखून चबाने के साथ हो ही ना सके। जैसे अपनी मुट्ठी भींच लेना, या हाथों को जेब में डाल लेना, या किसी मेज के किनारे को पकड़ लेना कुछ देर के लिए, जब तक वो इच्छा कम ना हो जाए। और इनाम? नाखून चबाने का इनाम क्या था? शायद एक तरह की शारीरिक उत्तेजना या तनाव कम होना। हाँ, कुछ वैसा ही। तो प्रतिस्पर्धी प्रतिक्रिया के बाद आप खुद को कोई छोटा सा इनाम दे सकते हैं, जैसे हाथ को रगड़ना या बस ये सोचना कि मैंने कंट्रोल किया। धीरे धीरे नया लूप पुराने पर हावी हो जाता है। संकेत वही, इनाम पाने का तरीका नया। ये सब सुनने में तो कारगर लगता है, लेकिन इन नई रूटीनों को अपनाने के लिए, खासकर जब पुरानी आदत बहुत मजबूत हो, इच्छा शक्ति या विल पावर की जरूरत तो पड़ती होगी। हाँ, इच्छा शक्ति का रोल बहुत बड़ा है। और डुहेग बताते हैं कि इच्छा शक्ति कोई हुनर नहीं, बल्कि एक मांसपेशी की तरह है। मांसपेशी? मतलब जैसे वजन उठाने से मांसपेशी थक जाती है, वैसे ही इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने से वो भी थक जाती है। एक प्रयोग किया गया था। कुछ छात्रों को एक कमरे में रखा गया जहां ताजी बनी कुकीज रखी थी, पर उन्हें खाने से मना किया गया। दूसरों को उसी कमरे में रखा गया जहां मूली रखी थी, जिसे अनदेखा करना आसान था। ठीक है। इसके बाद दोनों ग्रुप्स को एक मुश्किल पजल हल करने को कहा गया। नतीजा, जिन छात्रों ने कुकीज को अनदेखा करने में अपनी इच्छा शक्ति खर्च की थी, उन्होंने पजल पर बहुत जल्दी हार मान ली, उन छात्रों के मुकाबले जिन्हें सिर्फ मूली को अनदेखा करना था। अच्छा, मतलब उनकी विल पावर चुक गई थी। हाँ, लेकिन अच्छी खबर ये है कि जैसे मांसपेशी को ट्रेनिंग से मजबूत बनाया जा सकता है, वैसे ही इच्छा शक्ति को भी अभ्यास से बढ़ाया जा सकता है। कैसे? क्या रोज कुकीज को अनदेखा करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? हाँ, शायद वो भी काम करे, पर डुहेग बताते हैं कि नियमित व्यायाम करना या पैसे बचाने का कोई कार्यक्रम अपनाना, ऐसी चीजें जिनमें आत्मनियंत्रण लगता है, वो आपकी इच्छा शक्ति की मांसपेशी को मजबूत करती हैं, जो फिर जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी काम आती है। ये तो दिलचस्प है। स्टारबक्स वाला उदाहरण भी शायद इसी से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। स्टारबक्स अपने कर्मचारियों, जिन्हें वो पार्टनर्स कहते हैं, को बहुत ट्रेनिंग देता है, खासकर मुश्किल ग्राहकों या तनावपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिए। हाँ, वो तो होता ही होगा। कॉफी शॉप में भीड़, जल्दबाजी। उन्होंने देखा कि कुछ कर्मचारी ऐसी स्थितियों में आपा खो देते थे, तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया, लैटे मेथड। लैटे? कॉफी वाला? नहीं, ये एक एक्रोनिम है। लिसन, सुनो, एक्नॉलेज, स्वीकार करो, टेक एक्शन, कदम उठाओ, थैंक, धन्यवाद दो, एक्सप्लेन, समझाओ। अच्छा, तो ये क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है, एक रूटीन है जो कर्मचारियों को तनावपूर्ण क्षण संकेत में इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। जब कोई ग्राहक चिल्ला रहा हो, तो कर्मचारी को पता होता है कि उसे क्या कदम उठाने हैं। रूटीन, इससे उसे स्थिति पर नियंत्रण महसूस होता है। इनाम, तो ये उनकी इच्छा शक्ति को प्रशिक्षित करने का तरीका हुआ, ताकि वो दबाव में शांत रह सकें। हाँ, ये उन्हें एक योजना देता है। डुहेग इसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस कहते हैं, यानी पहले से सोच लेना कि किसी खास संकेत के मिलने पर आप क्या रूटीन अपनाएंगे। जैसे अगर मुझे दोपहर 3 बजे चिप्स खाने का मन करेगा, संकेत, तो मैं उठकर 5 मिनट टहलूंगा, रूटीन। ये योजना बनाना इच्छा शक्ति को दिशा देता है और उसे आसान बनाता है। ये तो बहुत काम की बात है। इच्छा शक्ति के अलावा आपने पहले ए के संदर्भ में विश्वास का जिक्र किया था। आदत बदलने में विश्वास का क्या रोल है? विश्वास बहुत बहुत जरूरी है, खासकर स्थायी बदलाव के लिए। सुनहरा नियम, रूटीन बदलना काम करता है, इच्छा शक्ति मदद करती है, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं, जब तनाव बढ़ता है, तो पुरानी आदतें वापस सिर उठा सकती हैं। हाँ, ऐसा तो होता है। ऐसे समय में टिके रहने के लिए विश्वास चाहिए होता है। ये विश्वास कि मैं बदल सकता हूं या मुझसे ये हो पाएगा। ए में ये विश्वास अक्सर किसी उच्च शक्ति, हायर पावर में भरोसे से आता है। जरूरी नहीं कि वो भगवान ही हो, वो ग्रुप खुद हो सकता है, या बस ये यकीन कि कोई बड़ी ताकत मदद कर रही है। और क्या ये विश्वास सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिसर्च दिखाती है कि सिर्फ ये मानना कि बदलाव संभव है और आप अकेले नहीं हैं, ये भी उतना ही कारगर हो सकता है। जब लोग किसी सपोर्ट ग्रुप में जाते हैं और दूसरों को बदलते हुए देखते हैं, तो उनमें भी ये विश्वास पैदा होता है कि वो भी बदल सकते हैं। हाँ, समुदाय का असर। बिल्कुल।
समुदाय बहुत शक्तिशाली होता है। अकेले आदत बदलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो उसी सफर पर हैं, जो आपको समझते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं, तो बदलाव आसान लगने लगता है। साझा अनुभव विश्वास को जन्म देता है। ये तो हुई व्यक्तिगत आदतें। क्या ये सिद्धांत समाज या बड़े आंदोलनों पर भी लागू होते हैं? क्या समाजों की भी आदतें होती हैं? हाँ, ड्यूहिग इस पर भी बात करते हैं। सामाजिक आदतें थोड़ी अलग तरह से काम करती हैं, लेकिन उनमें भी संकेत, रूटीन और इनाम होते हैं। और आंदोलन अक्सर आदतों के बदलने से ही फैलते हैं। अच्छा, कैसे? आंदोलन या बड़े सामाजिक बदलाव अक्सर करीबी दोस्तों के बीच शुरू होते हैं। इसे कहते हैं मजबूत बंधन, स्ट्रॉन्ग टाइज। जैसे रोजा पार्क्स ने जब मॉन्टगोमरी एलाबामा में बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार किया, तो वो अकेली नहीं थी। हाँ, वो नागरिक अधिकार आंदोलन की एक जानी-मानी कार्यकर्ता थी। बिल्कुल। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके दोस्त और नागरिक अधिकार समूहों के साथी तुरंत सक्रिय हो गए। ये मजबूत बंधन थे जिन्होंने पहला विरोध प्रदर्शन, बस बॉयकॉट को शुरू किया। लेकिन सिर्फ दोस्तों के भरोसे तो इतना बड़ा बॉयकॉट सफल नहीं हो सकता था, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। या बहुत करीबी दोस्त नहीं है, पर जिनसे आपका सामाजिक जुड़ाव है। अच्छा, उनका क्या रोल था? बॉयकॉट को फैलाने में इन कमजोर बंधनों का बहुत बड़ा हाथ था। उस समय मॉन्टगोमरी में अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय बहुत संगठित था, खासकर चर्चों के जरिए। जब चर्च के लीडर्स और समुदाय के प्रभावशाली लोगों ने बॉयकॉट का समर्थन किया, तो एक तरह का सामाजिक दबाव बना। मतलब अगर आप बॉयकॉट में शामिल नहीं होते, तो शायद आपको अपने समुदाय में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती। हाँ बिल्कुल, ये सामाजिक आदत बन गई। चर्च जाना एक रूटीन था, वहाँ बॉयकॉट की बात होती थी, लोगों को जानकारी मिलती थी और साथ मिलकर हिस्सा लेने का एक सामाजिक इनाम था। समुदाय का हिस्सा बने रहना, सही काम करने का संतोष। इन कमजोर बंधनों से मिलने वाला सामाजिक दबाव और सामुदायिक आदतें ही थीं जिन्होंने बॉयकॉट को इतना व्यापक और सफल बनाया। कमाल है, तो दोस्ती चिंगारी लगाती है, लेकिन आंदोलन फैलता है सामाजिक दबाव और सामुदायिक आदतों से। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमारी व्यक्तिगत आदतें और हमारे समाज की आदतें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम आज की सारी बातचीत को समेटें, तो क्या कहेंगे? आदतें वाकई शक्तिशाली हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वे हमारे दिमाग में गहरे तक बसी होती हैं और हमारी जिंदगी को अदृश्य रूप से चलाती हैं। लेकिन वे हमारी नियति नहीं है। हम उन्हें समझ सकते हैं। बिल्कुल, हमने देखा कि आदतें एक चक्र में काम करती हैं: संकेत, रूटीन, इनाम। हाँ। और इस चक्र को चलाने वाली असली ताकत है क्रेविंग, उस इनाम की तीव्र इच्छा। और हमने कीस्टोन आदतों के बारे में जाना, वो मास्टर चाबियां जो बड़े बदलाव ला सकती हैं, जैसे रोज व्यायाम करना या कर्मचारी सुरक्षा पर ध्यान देना। हाँ, और सबसे जरूरी सुनहरा नियम कि आदतों को मिटाया नहीं जा सकता, बस बदला जा सकता है। संकेत वही, इनाम वही, बस रूटीन नया। इच्छा शक्ति एक मांसपेशी है जिसे थकाया भी जा सकता है और मजबूत भी किया जा सकता है, खासकर पहले से योजना बनाकर। और विश्वास, चाहे वो किसी उच्च शक्ति में हो या सिर्फ बदलाव की संभावना में, ये स्थायी परिवर्तन के लिए बेहद जरूरी है और समुदाय इसमें हमारी बहुत मदद करता है। और ये सिद्धांत सिर्फ हम पर ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और आंदोलनों पर भी लागू होते हैं। तो कुल मिलाकर संदेश यही है कि नियंत्रण संभव है। हम अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं, उन्हें समझकर हम उन्हें बदल सकते हैं। बिल्कुल। तो इस गहरी बातचीत के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। अपनी किसी एक छोटी सी आदत के बारे में सोचिए। शायद कोई ऐसी आदत जो आपको थोड़ी परेशान करती है या जिसे आप बदलना चाहते हैं। और कोशिश कीजिए उसके चक्र को पहचानने की। उसका संकेत क्या है, वो कौन सी चीज है जो उसे ट्रिगर करती है। फिर रूटीन क्या है, आप असल में करते क्या हैं? और अंत में इनाम क्या है, आपको उस काम को करने से मिलता क्या है, कौन सी क्रेविंग पूरी होती है। सिर्फ इन 3 चीजों को पहचानना, संकेत, रूटीन, इनाम, यही बदलाव की दिशा में पहला और शायद सबसे जरूरी कदम हो सकता है। बिल्कुल, जागरूकता ही बदलाव की शुरुआत है। विजडम हाउस में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, जहां हम आपको सबसे बड़ी पुस्तकों से कालातीत अंतर्दृष्टि लाते हैं। यदि आपको यह पुस्तक सारांश मूल्यवान लगता है, तो शेयर और लाइक मत भूलना और विजडम हाउस के लिए सदस्यता ले। उत्सुक रहे और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।